अगर दो इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उन दोनों के बीच फोर्स कितना अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि फोर्स अप्लाई क्यों होता है। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स रहे तो एक कंडक्टर के करंट के कारण उसके आसपास के रीजन में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, और चूंकि दूसरा कंडक्टर ये भी करंट को कैरी कर रहा है और ये उस पहले वाले कंडक्टर के कारण बने हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जैसे कि हमें पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है। शर्त यही है कि जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ना हो। तो चलिए एक एक करके हम इन चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए दो करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करेंगे और ये इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। इन्फिनिटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि ये कंडक्टर सही में इतना लंबा हो कि हम इसे नाप ना सके, ऐसा नहीं है। एक वीडियो में हमने काफी बात किया है इस टॉपिक में, तो मैं उस वीडियो को सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं, हो सके तो आप उसे देख लीजिएगा। एक्चुअली ये जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वो ये होता है कि अगर कोई शीट है या फिर कोई वायर है, उस वायर के बहुत करीब अगर हम कुछ रीजन कंसीडर करते हैं तो उन रीजन्स के लिए वो इन्फिनिटली लॉन्ग होता है। मतलब वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि अगर वो वायर इन्फिनिटली लॉन्ग होता तो जैसे बिहेव करता। तो इस बारे में मैं बहुत ज्यादा बात और नहीं करूंगा क्योंकि उस वीडियो में हमने काफी चर्चा किया इसमें। तो ये है एक इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें चाहिए अब एक दूसरा कंडक्टर जो कि इसी के पैरेलल हो। तो उसे कंसीडर करने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि ये अगर करंट को कैरी करेगा तो इसके आसपास कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि करंट जो ये कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है और वो है पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ये जो कंडक्टर हमने कंसीडर किया ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये एक्स वाई प्लेन में है। अब इस करंट के कारण इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसे हम डिसाइड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। तो ये राइट हैंड जिसमें कि थंब ये करंट के डायरेक्शन में है, तो ये जो बाकी चार उंगलियां है जिस डायरेक्शन में कर्ल किया है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा इसके आसपास। अगर हम यहां से देखें तो हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये हमें दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ही दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें रखना, क्योंकि दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल होना है। तो अगर पैरेलली हम दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ही रहेगा। तो हमने यहां रखा दूसरा पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। और फॉर द टाइम बीइंग अभी हम ये मान रहे हैं कि ये जो करंट को कैरी कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है जिस डायरेक्शन में कि ये पिछला वाला करंट कैरिंग कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा था। अब देखिए इसके इस दूसरे कंडक्टर के हर एक पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। यहां भी अगर एक पॉइंट आप कंसीडर करें तो आप पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा और हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट, चाहे पॉइंट यहां हो चाहे पॉइंट यहां हो, कहीं भी हो, हर एक पॉइंट का इस पिछले वाले कंडक्टर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये सेम है। तो हमने इस डिस्टेंस को मान लिया d। तो यहां भी वो डिस्टेंस होगा d। तो ये दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के साथ इसके बीच का जो डिस्टेंस है एक दूसरे के साथ ये d डिस्टेंस बना के रखा है।
अब क्योंकि ये दूसरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये भी करंट को कैरी कर रहा है, चलिए मान लेते हैं ये जो करंट कैरी कर रहा है ये है I2 और पहला जो कंडक्टर था ये करंट जो कैरी कर रहा था ये था I1। तो इस करंट के कारण चूंकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हर एक पॉइंट इस दूसरे कंडक्टर में ये पहले कंडक्टर से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होगा, तो हर एक पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे। तो हम इन सभी वेक्टर्स को, सभी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को हम B कह सकते हैं, वेक्टर B। तो हमें करना क्या है, हमें यह पता लगाना है कि इस दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे अब फोर्स कितना अप्लाई होगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड जो कि है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट इन दिस फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले हम पता लगा लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमने पता लगा लिया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका जो मैग्नीट्यूड है जैसा कि हमें पता है ये होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। हम मान रहे हैं कि बीच का जो स्पेस है, इस रीजन में जो स्पेस है ये या तो वैक्यूम है या फिर एयर है। एयर और वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इतना क्लोज होता है कि दोनों को हम सेम मान सकते हैं, और यहाँ पर म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बनेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू I1। I1 क्यों नहीं I2? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड को जो कि पहले करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बन रहा है, और पहला करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उससे I1 करंट फ्लो कर रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू I1 डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट में हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट उस करंट कैरिंग कंडक्टर से परपेंडिकुलरली कितना डिस्टेंस दूर है, कितना दूर है, हर एक पॉइंट d डिस्टेंस दूर है, सो डिवाइडेड बाय d। ये जो इक्वेशन है इसके डेरिवेशन के बारे में मैं और चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि किसी एक वीडियो में हमने काफी चर्चा कर लिया है, हमने इसे डेराइव भी किया है। उस वीडियो को मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं, अगर आप रिवाइज करना चाहे तो आप रिवाइज कर लीजिए। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रहे जिससे कि I2 करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होगा। सबसे पहले हम उस फोर्स का डायरेक्शन को चलिए कंसीडर कर लेते हैं। तो डायरेक्शन को कंसीडर करने के लिए हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड का ये जो 4 फिंगर है ये अगर फील्ड को इंडिकेट करे, मैग्नेटिक फील्ड को, और इसका जो मिडिल फिंगर है ये मिडिल फिंगर अगर ये इंडिकेट करे मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को अर्थात करंट को, सो ये इंडिकेट कर रहा है करंट को। तो ये जो थंब है ये थंब ये इंडिकेट करता है फोर्स को। तो फिर इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। सो इस कंडक्टर में जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं अगर ऐसा सिचुएशन आए कि 2 करंट कैरिंग कंडक्टर, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये जो पहला कंडक्टर है ये दूसरे कंडक्टर पे ऐसे फोर्स लगा रहा है जैसे कि ये दूसरा कंडक्टर उसके तरफ जाए, पहले कंडक्टर की तरफ फोर्स उस तरफ लग रहा है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। डायरेक्शन तो हमने पता लगा लिया। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म अगर कंसीडर करते हैं, चलिए यहां जरूरत नहीं था वेक्टर फॉर्म कंसीडर करने का क्योंकि डायरेक्शन को हमने पता लगा लिया है। तो फिर भी अगर वेक्टर फॉर्म हम कंसीडर करते हैं तो हम कहेंगे ये जो फोर्स होगा ये होगा करंट इंटू लेंथ
इसे अगर वेक्टर की